Hello everyone, I welcome you all on my channel. It is fourth lecture of our series. In this lecture, we will talk about concept building. That is implementation of the concepts we have learned earlier. आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो, एनी सब्जेक्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एनीथिंग, दो चीजें होती हैं। पहला तो आप पढ़ते हो और दूसरा आप उसको अप्लाई करते हो। एक होता है सिर्फ रीड करना और एक होता है अप्लाई करना। जब आप ये दोनों को कंबाइन करते हो तब आपकी होती है प्रॉपर लर्निंग। अदरवाइज ठीक है, आपने कोई चीज पढ़ ली तो वो बहुत ज्यादा टाइम तक आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, रिटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो भूल जाएगा। बट जब आप किसी चीज को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हो, किसी कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल में अप्लाई करते हो, तो फिर आपको समझ में आता है कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट ऐसे अप्लाई होता है, एंड देन एवरीथिंग गेट क्लियर। तो आप फिर एकदम बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो, कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, ज्यादा टाइम तक कॉन्सेप्ट को रिटेन कर सकते हो, और आपके लिए रिवीजन करना मच इजियर टास्क हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, एक एग्जांपल कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ना। तो आप लोग पढ़ लो, मैं रिपीट करता हूँ। बोल रहा है कि इफ देयर आर टू चार्ज मेटेलिक स्फीयर्स ए एंड बी हैविंग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन देम एंड दे आर सस्पेंडेड with threads of non-metallic material in a way such that they are x centimeter apart from each other. Then these spheres A and B are brought in contact with two non-charged metallic spheres C and D respectively, and again suspended with same thread, but at a distance half of the previous distance. To compare the electric force in both conditions. देखो, पहले तो सवाल जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जब आप सवाल पढ़ते हो, तो अगर आपको सवाल लेंथ देख के आपको लगता है अरे यार लेंदी सवाल है, कौन पढ़ेगा, तो सबसे पहला काम ये करना कि सवाल को 2 से 3 बार पढ़ना। मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग क्वेश्चंस ट्वाइस और थ्राइस। आपको मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ कि आपके जितने भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, उसके 50% क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगोगे जस्ट बाई रीडिंग देम ट्वाइस एंड थ्राइस। क्योंकि एक बार में बच्चा सोचता है कि क्या कहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अरे यार छोड़ो यार, बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। बट मूव ऑन नहीं करना है। मूव ऑन क्यों करना है यार? सवाल दिया है तो सॉल्यूशन भी होगा। हाँ ठीक है, 100 में 100 सवाल नहीं लगते, बट 100 में 90 तो लगते हैं ना। तो चलो देखते हैं। तो सवाल को डिकोड कैसे करते हैं, सबसे पहले तो वो देखो कि पहले दे दिया क्या कि इफ देयर आर टू चार्ज्ड, पहली चीज तो दो चार्ज्ड मेटेलिक हैं, दो चार्ज मेटेलिक स्फीयर्स हैं ए बी, ठीक है, और इनके पे क्या है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है। इतना आपका काम हो गया। और बोल रहा है कि दे आर सस्पेंडेड विथ थ्रेड्स ऑफ नॉन मेटेलिक मटेरियल, मतलब जिस धागे से इनको लटकाया गया है वो नॉन मेटेलिक है। तो ये नॉन मेटेलिक बोलने का मतलब क्या है? इसकी जगह ये कोई भी ऐसा बोल सकते थे कि कोई भी धागा है, किसी भी मटेरियल का धागा है। नॉन मेटेलिक मैंने लिख दिया क्योंकि नॉन मेटेलिक से होगा क्या कि इनका चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, जितना चार्ज है इनके ऊपर रहेगा। और कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज जो होता है वो पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और बोल रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस x सेंटीमीटर है। तो चलो देखा जाए। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक आपका गोला बना दो। एक गोला ए है मान लो, इसको यह नॉन मेटेलिक रस्सी से लटका दिया गया। और एक गोला बी है, इसको भी नॉन मेटेलिक रस्सी से लटका दिया गया है। फिगर के लिए थोड़ा सा माफ करना यार, फिगर बहुत अच्छे नहीं बनते। बोल रहा है दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम that charge on A and B is Q कूलम, ठीक है। हमने मान लिया क्योंकि दोनों में सेम है। तो हमें पता है डिस्टेंस इन लोग के बीच की कितनी दी हुई है, डिस्टेंस कितनी दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है x सेंटीमीटर, कहां से कहां तक, ए से बी के बीच की। तो हम क्या करते हैं, बाय अप्लाइंग कूलम्स लॉ। एक ही तो अभी तो हमें लॉ पढ़ा है हमने, एक ही तो फोर्स का पढ़ा हुआ है।
कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, यहाँ का जो चार्ज है मैंने Q माना है, और वहां A और B दोनों के चार्ज को मैंने Q ही माना हुआ है। तो Q1 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? Q। Q2 की जगह पे हम क्या करेंगे? पुट Q। और नीचे एक्स स्क्वायर। ये क्या बन गया हमारा? क्वेश्चन 1। इसको F1 लिख दो फर्स्ट कंडीशन में। F1 क्या डिनोट कर रहा है? F1 बता रहा है कि फर्स्ट कंडीशन में क्या है। अब चलते हैं आगे, हम देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या हुआ? दूसरे कंडीशन में ये जो बॉल ए है, इसको एक नॉन मेटेलिक सॉरी नॉन चार्ज मेटेलिक बॉल सी से कनेक्ट कराया गया। तो होगा क्या कि चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे Q था, यहाँ पे 0 था, तो अब क्या हो जाएगा? इन दोनों बॉडी पे टोटल चार्ज हो जाएगा Q। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो एक बॉडी पे कितना चार्ज होगा? Q/2। यानी कि चार्ज ऑन ए आफ्टर टचिंग स्फीयर C Q/2 कूलम। सेम विल हैपन विथ B। जब हम उसको कांटेक्ट में ले आएंगे D के, तो चार्ज ऑन B क्या हो जाएगा? आफ्टर टचिंग स्फीयर D, तो क्या हो जाएगा? Q/2। और डिस्टेंस अभी क्या हो गई है? प्रीवियस डिस्टेंस की हाफ हो गई है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? लेट मी इरेज समथिंग। अब देखो, अब जब दूसरी कंडीशन में हमें क्या है? दूसरी कंडीशन में हमको पता है कि वी हैव चार्ज क्या है? Q1 इज इक्वल टू Q/2, Q2 ये Q2 हो गया, दोनों Q/2 हो गया, और डिस्टेंस R कितनी हो गई है? x/2 सेंटीमीटर। फिर से हम अप्लाई कर दे रहे हैं अगेन कूलम्स लॉ इन सिचुएशन 2। F2 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q/2 into Q/2 divided by x/2 का स्क्वायर। देखो क्या हो जा रहा है, इसको अभी के लिए मैं कांस्टेंट k लिख दे रहा हूँ, बात तो वही है। ये क्या आ गया? Q/4 डिवाइडेड बाई x²/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया? F2 is equal to k into Q²/x², which implies that F2 यानी कि force in condition 2 can be written as ये था। अभी इस कंडीशन में क्या मिला था? ये भी तो वही था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/x²। यही था हमारा इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमको क्या मिला? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we get F1 is equal to F2। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको क्या मिला कि अगर हम चार्जेस को हाफ कर दें और डिस्टेंस को हाफ कर दें, तो जो फोर्स रहता है वो सेम रहता है। फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन जो भी है वो चार्ज के साइन पे डिपेंड करेगा। इस पर्टिकुलर केस में चार्जेस सेम थे, साइन सेम था, तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल है सुपरपोजिशन का। इसमें बोल रहा है कि जो फिगर है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी। तो चार्जेस Q1, Q2, Q3 को प्लेस किया गया है एट द वर्टिसेस ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे एक टाइपिंग एरर हो गया है कि ये जो तीनों चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 ये इक्वल चार्जेस हैं। ये सिर्फ नोटेशन के लिए दिया गया है। ठीक है। तो हमें बताना है कि जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन चार्ज Q वो क्या होगा। चलो देखते हैं। ए बी सी पे प्लेस किया गया है। बनाओ फिगर। ए पे क्या है? ए पे हमारा चार्ज है Q1। बी पे हमारा चार्ज है Q2। सी पे हमारा चार्ज है Q3। तीनों चार्जेस इक्वल हैं, वो नोटेशन के लिए दे दिया गया। और ये है हमारा, यहाँ पे एक चार्ज हमने प्लेस किया हुआ है, वो है Q। ठीक है। वो जो दिखा रहा है सेंट्रॉइड को दिखा रहा है। तो अभी आपको ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी तो पता ही होगी। अरे यार ट्रायंगल भी नहीं सही बनता। देख लेना यार अपना फिगर, जो भी है जैसे भी है। ये जो परपेंडिकुलर्स इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो पॉइंट होता है इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो ये सेंट्रॉइड जो होता है ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है। यानी कि ये पार्ट अगर 2 यूनिट होगा तो ये पार्ट 1 यूनिट होगा। ठीक। अभी के लिए इतना ले लो, काम आएगा। बैठ जा भाई। अभी मुझे इसका यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है चलो। ये चीज आपको दे दी गई थी। अब इसके बाद आपको बताना था कि इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो देखो, एक लाइन हमने ड्रॉ की है ए से डी की तरफ। ये एक लाइन हमने ड्रॉ की है। ठीक है। अभी हम चलते हैं देखने। एक बार बताओ, यहाँ पे कुछ फोर्स है Q2 है, तो मान लो ये कितना फोर्स लगाएगा। Q2 के लिए जो हम फोर्स लेंगे, मान लो ये F2 है, क्योंकि Q2 की वजह से लग रहा है तो इसको हम F2 फोर्स का नाम दे रहे हैं। चार्ज क्या है हमारा Q। सिमिलरली जो Q3 की वजह से लगेगा वो क्या लगेगा, F3। और जो A की वजह से लगेगा Q पे, क्योंकि सारे चार्जेस का साइन सेम है तो सब रिपल्सन का है, सारे फोर्सेस रिपल्सन के हैं, इसको हमने F1 मान लिया। ठीक है। 3 चार्ज मिल गए हमको। लेकिन अब बड़ी समस्या है, आगे क्या करें। देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये करो, एंगल निकालो। एक ट्रायंगल अज्यूम करो, राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी। एडीसी आपने अज्यूम कर लिया। तो डी की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो लेंथ क्या होगी, तीनों साइड्स की सेम होगी। तो अगर हम लेंथ को एल एक्स जो भी अज्यूम करना है कर लेना अपने हिसाब से। तो अगर मैंने एल अज्यूम किया तो ये साइड आपकी ए सी एल है। ठीक है। ध्यान से देखना, डीसी का हमको पता नहीं है, ये एंगल कितना हो जाएगा। देखो, ये एंगल 60 होगा, 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ये हो गया हमारा 30 डिग्री, और यहाँ पे हमारा राइट एंगल। तो हम करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा, कॉस थीटा होगा AD डिवाइडेड बाई AC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे कॉस की वैल्यू हम रख देते हैं कॉस
30 डिग्री इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई AC की वैल्यू L। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, AD की वैल्यू हमको मिल गई। AD की वैल्यू क्या मिल गई है, AD की वैल्यू मिल गई है L√3/2। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई सेंट्रॉइड होता है तो वो क्या करता है, वो हमेशा लेंथ को 2:1 के पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, देखो ये जो चार्ज Q1 है यहाँ पे, ये चार्ज Q1 और चार्ज Q, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, AO। हमको चाहिए AO, लेकिन हमारे पास क्या है, AD। तो हमें पता है कि जो AO है, AO ये क्या होगा, 2/3 टाइम्स AD। कैसे, पूरी लाइन 3 यूनिट्स में अगर डिवाइड कर दो तो ये यूनिट 2 होगी, ये यूनिट 1 होगी। तो टोटल 3 यूनिट अगर है, वैसे ये सब बताने लायक चीज तो नहीं है यार, इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो। 3 यूनिट AD है, तो 2 यूनिट क्या है, AO है। तो अब निकाल लो, कंपेयर करके निकल जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देना। ठीक है, चलो, तो अब हमें AO क्या मिल गया, AO की वैल्यू मिल गई 2/3 AD, which implies that 2/3 into √3/2 L। 2 से 2 कैंसिल, इसको कैंसिल करोगे तो ये √3 इंटू √3 हो जाएगा, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, L/√3 आ गया। ये क्या आ गया, इज इक्वल टू AO। और बाई सिमेट्री हमको क्या पता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो AO BO और CO तीनों बराबर होंगे L/√3 के। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, एक बार फिर से फिगर देख लो, काम आएगा। देखो ये सिमेट्री है, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 1 होगा, और जब लेंथ L ही है तो सेम रिजल्ट ही आना है। इस L के लिए जब वो L/√3 आ रहा है, तो इस L के लिए CO आएगा, और इस वाले L के लिए, इस वाले L के लिए BO आएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल चीज हो गई। अब आपको डिस्टेंस पता चल गया है, चार्ज पता चल गया है, तो अब बस मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का। तो फोर्स F1 क्या होगा, F1, F1 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 1/4πε0 को मैं कांस्टेंट लिख रहा हूँ, क्योंकि बिना मतलब बार बार 1/4πε0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। Q इंटू Q अपॉन L/√3 का स्क्वायर, ये क्या दे देगा, F1 इज इक्वल टू 3Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर, और यहाँ पे K से मल्टीप्लाई कर दो। K क्या है, 1/4πε0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ठीक है, ये क्या है, ये आपका पहला फोर्स है। सिमिलरली जब आप देखो, चार्ज सब में सेम है, क्योंकि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, और जो डिस्टेंस है AO BO CO ये भी सेम है, तो जो फोर्स आएगा F2 वो भी यही आएगा, K इंटू 3 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर। F3 भी यही आएगा, K इंटू 3QQ अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपको क्या दिखा, मॉड ऑफ F1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F3। तीनों में डिफरेंस क्या होगा, ये होगा अलोंग AO, ये होगा अलोंग BO, और ये होगा अलोंग CO, बस डायरेक्शन का होगा। ठीक है, तो इसको जो, इनकी मैग्नीट्यूड जब सेम है, इसको हम अज्यूम कर ले रहे हैं F। ओके, हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये F है। अब क्या देखो, फिगर को एक बार फिर से देखो, आपको क्या मिल गया। चलो इसको मैं आगे ड्रॉ कर देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है। देखो एक पॉइंट है, यहाँ पे एक चार्ज Q है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F1 जिसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, एक
यहां पे लग रहा है फोर्स F2 और एक यहां पे लग रहा है, सॉरी ये F1 है, ये F3 है, माय मिस्टेक। ये 2 हो जाएगा, अरे यार, ये 2 हो जाएगा और ये वाला 3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने फिगर ध्यान नहीं दिया। ये F3 है जो इस साइड गया है, जो BO के साथ गया है वो ये F1 है। चलो ठीक है, F2 F3 ये भी किसके बराबर होगा, F के, और F1 भी किसके बराबर है, F के। यहां तक आपको एकदम सिंपल मिला, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो अभी एक बात बताओ मुझे कि आपको रिजल्टेंट चाहिए इन दोनों का, इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमको फिर से फिगर पे जाना पड़ेगा, फॉर्मूला मेरे पास है बट मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं समझाना चाहता। देखो, ध्यान से देखो, ये 30 है, ये परपेंडिकुलर है। एक मिनट, पूरा फिगर मुझे पहले तो हटाने दो। ये जितना भी कचरा मैंने अभी तक फैलाया है इसको हटाने दो, सब हट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये क्या है, F2 है, ये क्या है, F1 है, और ये क्या है, F3 है। मैग्नीट्यूड तो तीनों का सेम हो गया है। देखो, ये अभी आपने क्या निकाला था, 30 डिग्री पूरा निकलवाया था मैंने, क्योंकि ये 60, ये 90, तो वो, चलो अभी बना दे रहा हूं, ये 60 डिग्री था, ये 90 डिग्री है, तो वो 30 डिग्री था। अच्छा, वो 30 डिग्री था, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। सेम केस इधर भी होगा, क्योंकि ये 90 है, टोटल एंगल 60 है, तो ये कितना होगा, 30 होगा। इधर बाइसेक्ट करोगे जब इस लाइन से तो, और यहाँ पे कितना मिलेगा, 60। यानी कि आपको क्या मिल गया, ये एंगल 120 डिग्री मिला, इधर F2 मिला, इधर F3 मिला, और ये है आपका F1 मिला। यही मैं दिखाना चाहता था आपको, ये एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। अब आप लामीज थ्योरम लगा सकते हो, या फिर पैरेललोग्राम का जो लॉ है उसमें जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो लगा सकते हो आप। तो चलो लगा देते हैं। रिजल्टेंट होता है R इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा होता है। अभी देखो, F1 का स्क्वायर जब करेंगे वो F के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब हम F1 और F2 की जगह, दोनों की जगह हम एक सिंपल F लिख रहे हैं, कैपिटल F, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। स्क्वायर करने पे डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता। F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री, कॉस 90 प्लस 30। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो मैंने रख दिया यहाँ पे 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू -1/2। 2 से 2 कैंसिल, ये साइन आ जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, विच इम्प्लॉइज दैट R इज इक्वल टू F। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट एक नया फोर्स होगा जो F के बराबर होगा। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड भी F है और इसका मैग्नीट्यूड भी F है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी कि अब हमारे पास दो फोर्सेस हैं। ये लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट हैं, वो फिगर ड्रॉ करने में हो रहा है। देखो, ये रिजल्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड भी इसके बराबर है, और ये जो है F1, इसका भी मैग्नीट्यूड F के बराबर है। तो आपको यहां से क्या मिल गया, दो सेम फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स
कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0, यानी कि जो फोर्सेस हैं दे आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये एक सवाल थी आपकी। चलिए ये तीसरे सवाल पे देखते हैं इसको हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि तीन चार्जेस हैं, वहां पे चार चार्जेस का सिस्टम था, यहाँ पे तीन चार्जेस का सिस्टम है। बोल रहा है तीन चार्जेस हैं क्यू क्यू एंड माइनस क्यू, इसमें एक चार्ज नेगेटिव ले लिया, यानी कि आपको क्या पता चल गया, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी खेल होगा। और इसको इन्होंने वर्टिसेस पे रख दिया, किसके, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो हमें बताना है कि नेट फोर्स ईच पॉइंट पे, एक एक पॉइंट पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, और हमें यह भी प्रूफ करना है कि जो सारे पॉइंट्स पे नेट फोर्स लग रहा है, यानी सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रहा है उसका सम 0 है। चलिए ट्राई करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ए बी सी, इस पे मैंने पुट कर दिया Q माइनस का, चलो ऊपर है तो उसको माइनस ही कर दो, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे भी Q। अब देखो A और B के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। A और C के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन B और C के बीच में कैसा लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। इधर भी फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। ठीक, अब देखो इसको अगर हम 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें और इसको 3 बोल दें, तो इस फोर्स को हम क्या नाम दे देंगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, हाँ ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। और ये फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये एक पूरा सिस्टम आपको मिल गया। अब ये एंगल क्या है, 60 डिग्री है। ये एंगल क्या है, 60 डिग्री है। ये एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो अब तो सिंपल हो गया, ए पर टोटल चार्ज कितना लग रहा है, F31 एंड F21 का जो भी रिजल्टेंट होगा R की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, F21 का स्क्वायर प्लस F31 का स्क्वायर प्लस 2F21 F31 इंटू कॉस थीटा, ऐसे ही मिलेगा। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ज्यादा नहीं, छोटा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, प्यारा सा। देखो चार्जेस आपको पता चल गए थे, इस पॉइंट पे एक चार्ज लगेगा, फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पे एक फोर्स लगेगा, और यहां से एक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। ओके, बड़ा सा फिगर था, झूठी मैंने बना दिया, ध्यान नहीं था। ये पॉइंट को मैंने क्या माना है, C, ये पॉइंट को मैंने क्या माना है, B, इस पॉइंट को मैंने क्या माना है, A। यहाँ पे माइनस Q है, इसको मैंने 1 भी कंसीडर किया है, इसको मैंने 2 कंसीडर किया है, यहाँ पे प्लस Q का चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस Q का चार्ज है, इसको मैंने 3 कंसीडर किया है। क्यों किया है वो भी पता चल जाएगा नॉमेनक्लेचर करने के लिए। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये अट्रैक्शन का है, और फिर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। अब देखो गौर करने वाली बात क्या है, पहले हम निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो F21 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, इसकी लेंथ तो पूरी L ही रहेगी, ये भी L रहेगा, ये भी L ही रहेगा। तो F21 की वैल्यू क्या आएगी, K, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से माइनस Q, यहाँ से प्लस Q, नीचे L स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। F31 की वैल्यू क्या आएगी, सिमिलरली
के इंटू माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। इसका मतलब ये जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमें एक रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलता है? रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है, इसके रिजल्टेंट फोर्स को अगर हम इसका मैग्नीट्यूड अगर हम मान लें कि ये एफ है और इसका भी मैग्नीट्यूड एफ है, एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F1 वो किसके बराबर होगा? F1 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री। क्यों कॉस 60 डिग्री? सर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री ही होगा। तो दो फोर्स हैं, इनके बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स निकल रहा है किसी भी डायरेक्शन में, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका फॉर्मूला तो सर यही होता है। तो रख दो वैल्यू 2f स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा 2f स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कैंसिल आउट हो गया। F1 क्या आ गया? √3f। इसको इक्वेशन 1 कर देना। F1 की वैल्यू क्या आ गई है? √3f। इसको कॉपी में नोट कर लेना, आगे काम आएगा। इसको हम यहां लिख लेते हैं अलग से। एक मिनट, पहले सारी इंक स्पेस की हटा देता हूं। नोट करना होगा तो बैक करके कर लेना। देखो F1 की वैल्यू क्या आ गई है? √3f। ये रिजल्टेंट है, ठीक है। पॉइंट ए पे जो नेट फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है। अब सेम इसी तरीके से अगर पॉइंट इस पे देखते हैं, पॉइंट जो बी है, तो क्या आएगा? F12 की वैल्यू हमको चाहिए। F12 की वैल्यू कैसे निकलेगी? F12 के लिए एक चार्ज क्या लगेगा बेटा आपका? देखो पहले तो कांस्टेंट, और जब आप पीछे जाके देखोगे तो F12 में भी दो चार्जेस हैं, उसमें एक Q है और दूसरा माइनस Q है, ठीक है। तो हम इनको पुट करते हैं, K इंटू माइनस क्यू स्क्वायर प्लस Q इंटू माइनस क्यू अपॉन एल स्क्वायर। और जब हम निकालते हैं F23 तो ये आता है K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। माइनस क्यू नहीं हुआ क्योंकि दोनों चार्जेस जो हैं वो प्लस क्यू है। जो पॉइंट सी पे चार्ज है वो प्लस क्यू है, जो पॉइंट बी पे चार्ज है वो भी प्लस क्यू है, इसलिए यहाँ पे ये वाला फोर्स आया है, ठीक है। अच्छा अभी एक चीज और है। अब देखो इनका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे, ये जो माइनस का सिंबल है ये डायरेक्शन बताता है, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर है। इसको अज्यूम करो, इसको भी हम एफ मान लेते हैं एक मिनट के लिए, और इसको भी हम एफ मान लेते हैं। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F2, क्योंकि पॉइंट 2 का रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं इसलिए हम F2 ले रहे हैं, ठीक है। वो किसके बराबर होगा? वो फिर इसके बराबर होगा, पूरा कैलकुलेशन करोगे आप। यहाँ पे cos 60 नहीं होगा, यहाँ मिस्टेक हो गई मुझसे। यहाँ पे एंगल देखना पड़ेगा। देखो एंगल क्या बन रहा है, ये 60 है तो ये कितना होगा? 120 होगा। इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, याद है? ये पूरी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की। तो ये 60 अगर हो गया, ये 60 हो गया तो ये तो 120 होना ही होना है ना। और सेम केस यहाँ भी होगा, इसमें भी 120 रखा जाएगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया इरेजर। यहाँ पे cos 120 डिग्री रख दिया। अभी cos 120 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली थी, कैसे निकाली थी? हमने कहा था cos 120 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 प्लस 30। तो यहाँ से आया था माइनस साइन 30। अब ये तो आप लोगों को पता ही है कि -1/2 होता है, तो वही वैल्यू हमने उठा के पुट कर दी।
F2 और यहां से माइनस, क्योंकि F2 ये 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो रूट में मॉड F2, यानी कि F2 की वैल्यू क्या आ गई, एम्प्लॉय करता है, F2 की वैल्यू भी आ गई है F, यानी कि अब देखो ये भी आ गया, फिर से F आ गया, चलो कोई बात नहीं, F आ गया तो आ गया, आगे देखते हैं। अब सिमिलरली जब आप F3 निकालोगे तो वो भी यही आएगा, क्योंकि F3 में भी कुछ चेंज नहीं है, डिस्टेंस वही है, चार्जेस का सिंबल वही है, तो जब कैलकुलेशन सेम करोगे एंगल भी 120 डिग्री है, बस यहाँ F12 की जगह आप रख दोगे F13 और यहाँ पे आप F32 रख दोगे। देखो यहाँ पे F13 F32, बाकी सब तो सेम रहेगा, ये भी 120 डिग्री रहेगा, ये क्यू आपका जो F32 होगा वो K² अपॉन L² आ जाएगा, और यहाँ वाला जो फोर्स आएगा F13 वो किसके बराबर आएगा, K-Q² अपॉन L², और वही आप इसमें भी लाए हो, तो मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म में ले आओगे फिर सेम आएगा, तो यानी कि F2 और F3 जो है इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शंस जो है अलग अलग हैं, डायरेक्शन की मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो हमें क्या मिल गया, अब हमें एक सिंपल सा फिगर मिल गया है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, सवाल आपकी वहीं खत्म हो गई, नेट फोर्स निकालने वाला, आपको F1 का फोर्स पता चल गया कि F1 पे कितना फोर्स लग रहा है, √3F के बराबर फोर्स लग रहा है, और F2 पे F के बराबर फोर्स लग रहा है, F3 पे भी F के बराबर फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट। अब हमारा सवाल क्या है कि नेट फोर्स, ये F1 लग रहा है, नेट फोर्स यहाँ पे F2 लग रहा है, सॉरी F3, बार बार कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे लिखने में, यहाँ पे F3 हो गया, F3, और यहाँ पे क्या आ गया F2। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमको ये अल्फा अगर पता चल जाए, आपने पैरेललोग्राम थ्योरम में पढ़ा होगा, ये जब भी हम दो वेक्टर्स लेते हैं ऐसे और उनका रिजल्टेंट अगर ऐसे निकलता है तो ये एंगल अल्फा होता है और ये पूरा थीटा होता है, तब हम कहते हैं कि tan अल्फा, ये अगर F1 है, ये अगर F2 है और ये F है, तो हम कहते हैं F2 sin थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 cos थीटा, ये होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है, साइन थीटा 120, साइन 120 की वैल्यू क्या आती है, साइन 120 की वैल्यू आती है साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और cos का तो आपको पता ही है माइनस में आता है 2। आपको नेट निकल के क्या आएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू √3F अपॉन F, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है, इस कैल्शियम लोग यहाँ से 2F माइनस F तो सिंगल F, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, अल्फा क्या आ गया 60 डिग्री। अच्छा ये देखो टोटल एंगल 120 डिग्री था, और अभी इसमें से ये 60 डिग्री हो गया, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा, यानी कि जो नेट फोर्स है F3 वो इससे कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है,
सेम लॉजिक इधर भी अप्लाई होगा, 60 डिग्री बना रहा है। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? अब देखो, ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है। अगर अब हम यहां से, पहली बात तो देखो, दो चीजें करनी है आपको, एकदम क्लियर किया जाएगा बिना किसी डाउट के। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। रिमेनिंग एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ये 60 है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। कोई दिक्कत अभी तक नहीं? यानी कि स्ट्रेट लाइन से इसका एंगल कितना है? 30 डिग्री। सेम लॉजिक इधर लगाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन से कितना है? 30 डिग्री। तो यानी कि इनके बीच का रिजल्टेंट एंगल कितना है? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखो, अब आपको निकालना है नेट एफ। ये जो मतलब F2 और F3 का रिजल्टेंट है फोर्स, वो क्या होगा? इसको अगर हम F4 का नाम दे दें तो क्या होगा? F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 cos 60 डिग्री। फिर से इसका भी मैग्नीट्यूड F है, इसका भी मैग्नीट्यूड F है, दोनों का F स्क्वायर, यहाँ से 2F स्क्वायर इंटू 1/2 कैंसिल आउट, यहाँ से क्या आ गया? √3F F4, यानी कि नेट फोर्स। अभी आपको क्या पता था? एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था F1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या था? √3F। एक फोर्स अपवर्ड लग रहा है, इसके कोलिनियर है F4, और इसकी वैल्यू क्या है? √3F। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। चार्ज क्या है? इक्विलिब्रियम में है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।